हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर इकोसिस्टम, जो कि आपके इकोलॉजी का पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे के जाता है। तो इसमें आज हम फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ सिलेबस इसमें से कट गया है, जो पुरानी एनसीईआरटी से उसके क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिया है। बाकी नई एनसीईआरटी के क्वेश्चन रखे हैं, इसलिए छोटा हो गया है चैप्टर। तो चैप्टर छोटा है तो क्वेश्चन भी आपके कम है। लगभग इधर 56 क्वेश्चन इधर हैं, बाकी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन 10-20 हैं और उसमें भी कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो हैं ओल्ड क्वेश्चन हैं, तो 2-4 उसमें से भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और इसके थ्रू आज पूरे चैप्टर का फिर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप ऐसे ही बने रहेंगे तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज कराया जाएगा इसमें। और एक एक क्वेश्चन गारंटी है, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। बस पूछने का तरीका अलग हो सकता है पर टॉपिक यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक, तो बिना देर किए हुए हम चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इकोसिस्टम क्या है। तो भैया इकोसिस्टम क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी हमारी एक लाइन लिखती है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट एमंग देमसेल्फ। तो हाँ, ये लाइन भी आपकी सही है, क्योंकि यह एक मतलब यूनिट का जो होता है, मतलब नेचर का जो होता है एक फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे भाई सेल क्या होता है, सेल हमारे यूनिट की लाइफ की एक छोटी सी यूनिट होती है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को। उसी तरह से इकोसिस्टम का जो होता है, इकोसिस्टम जो है वो नेचर का एक इकाई है। ठीक, वो एक फंक्शनल यूनिट है। तो और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ठीक है, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, जिसमें या सराउंडिंग में और फिजिकल इन्वायरमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें बोथ ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोथ 1 and 2 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एनसीईआरटी की लाइन भी नीचे अटैच करके लाया हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट एमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग्स फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है भाई लोग, तो इसमें से आ जाता है, एक हो जाएगा फॉरेस्ट आपका आ जाएगा। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, बी इस्चुअरी, ये गलत है, ये नहीं है। और इसके बाद ग्रासलैंड आपका आ जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, और ये आपका डी डिजर्ट भी आ जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। मतलब बी को छोड़कर तो हमारा क्या क्या हो गया, ए सी डी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए सी डी। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एनसीईआरटी हमारी कहती है कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्टुअरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल ये सभी हैं। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है भैया, मैन क्या करता है, मैन करता है खेती। तो वो क्रॉप फील्ड जो होता है, फसल की खेती जो होती है, वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। इसके साथ साथ एक और होता है एक्वेरियम, ये भी आप याद रखेंगे। एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड जो होता है ये मैन मेड इकोसिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, 4th की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया गया है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइड डिफरेंट लेवल कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सबसे छोटे छोटे क्या हो गए, सबसे छोटे क्या हो गए आपके जो पढ़ाया जाता है आपको हार्ब, सब, ट्री। तो वही एक इनका वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है, ये देखिए वर्टिकली हार्ब, सब, ट्री, मतलब ऐसे छोटे से बड़ा, उससे बड़ा। तो इनको एक वर्टिकल अरेंजमेंट किया जाता है, एक लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया जाए सबको, ऐसे 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 ऐसे। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट को ही स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम द एबायोटिक
कंपोनेंट इज, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? प्लैंकटन, प्लैंकटन नहीं होता भैया, फाइटोप्लैंकटन नहीं होता है, बैक्टीरिया ऐसे नहीं होता है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा वाटर विद डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कंटेंट। एनसीईआरटी की लाइन हमारी कहती है कि pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic component of an ecosystem are well exhibited. The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substance and the rich soil deposit at the bottom of pond. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है which component इन ये पॉन्ड इकोसिस्टम, मतलब ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट क्या है पॉन्ड इकोसिस्टम में? तो ऑटोट्रॉपिक जो होता है भैया वो फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक इकोसिस्टम का पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट इस, मतलब किनारे पे जो पाए जाते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक। तो ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल ये हो गए। कंज्यूमर इन ये पॉन्ड इकोसिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसे सोलर लाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं, गलत है। इसको किया जाता है फाइटोप्लैंक्टन से, नहीं, गलत है। फंजाई से, नहीं, गलत है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जू प्लैंक्टन से, ठीक। याद रखेंगे जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को, दोनों को आप कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ क्या आता है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो जू प्लैंक्टन, द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 8, क्वेश्चन नंबर 8 इन पॉन्ड इकोसिस्टम जू प्लैंक्टन्स एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, जो प्लैंक्टन्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भैया? तो ये पाए जाते हैं फ्री लिविंग, अभी हमने बताया। दूसरा किस फॉर्म में पाए जाते हैं? बॉटम ड्वेलिंग में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, ठीक, बोथ 1 एंड 2। इसके साथ साथ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन इन पॉन्ड इकोसिस्टम फंजाई एक्ट एज, फंजाई किस तरह से काम करता है? फाइटोप्लैंक्टन नहीं, कंज्यूमर नहीं, जू प्लैंक्टन नहीं, फंजाई डीकम्पोजर का काम करते हैं। एनसीईआरटी कहती है द डीकम्पोजर आर फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजलेट स्पेशली एबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? तो ये हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मटेरियल बाई यूजिंग सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएंट एनर्जी बाय ऑटोट्रॉप, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या दिया है? कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप बाय हेटेरोट्रॉप, ये भी ठीक है। डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक ऑटोट्रॉप यूज, ये भी सही है। तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कहता है इन पॉन्ड इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है भैया ये यूनिडायरेक्शनल होती है, आप हमेशा याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पॉन्ड इकोसिस्टम में हमेशा जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी हमारी कहती है देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड द हायर ट्रॉपिक लेवल से टुवर्ड द हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक, एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द इन्वायरमेंट। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ये टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं भैया जो टोटल यहाँ पर कह रहा है क्या, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, कोई भी मतलब कितना अमाउंट में बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है कितने एरिया में, उसी को हम कहते हैं भैया प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक, प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसके बाद आ जाता है हमारा अमाउंट, ये एनसीईआरटी कहती है अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, और ये रहा हमारा 13
13 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। प्राइमरी प्रोडक्शन एक्सप्रेस एज, तो भैया इसमें इसको किस में मापते हैं? तो अभी आपने देखा, तो इसको हम नापेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन को हम किलो कैलोरी मीटर पर मीटर स्क्वायर, इसके साथ साथ ग्राम स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक, तो ये ऊपर गया है तो इनवर्स में हो गया है, जी के पावर -2 हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, बोथ 1 and 2। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ दिया गया है इन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेट के टर्म्स में अगर देखा जाए तो ग्राम पर ग्राम स्क्वायर हो जाएगा, और एनर्जी के टर्म्स में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद रेट आ जाता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब बायोमास के प्रोडक्शन के रेट को ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं अगर उसमें रेट लग जाता है। प्रोडक्टिविटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। प्रोडक्टिविटी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ, तो अभी हमने बताया कि जो होता है इसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को ही हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो बायोमास को हमने क्या लिया था, अभी यहाँ पे हमने G2 लिया था बायोमास के लिए, जी लिया था कि नहीं ऊपर अभी दिखाता हूँ। और हमने इसमें क्या लिया था, किलो कैलोरी मीटर पर मीटर स्क्वायर लिया था। तो उसी में जब ईयर को जोड़ दिया जाए, मतलब टाइम को जोड़ दिया जाए, समय को जोड़ दिया जाए, कितने समय में हुआ है, तो वो प्रोडक्टिविटी बन जाती। और समय को जब हटा दिया जाता है तो बायोमास प्रोडक्शन को तो हम लोग क्या कहते हैं, वो हो जाता है हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन अगर उसमें हम टाइम जोड़ देते हैं तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाती है आपकी। ठीक, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ठीक है 16 नंबर क्या कह रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास और नेट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नेट प्रोडक्टिविटी वो होती है जब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग कहते हैं GPP, और इसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को NPP। तो NPP क्या होता है भैया, जब GPP में से हम रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल देते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस, भाई पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सारी एनर्जी आपको थोड़ी दे देंगे, वो कुछ एनर्जी तो खुद भी यूटिलाइज करते हैं अपना जिंदा रहने के लिए, अपना जीवित रहने के लिए। तो वो जब रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दिया जाता है तो वो बन जाता है NPP। मतलब ग्रास मतलब टोटल एनर्जी को हम ग्रास प्रोडक्टिविटी कहेंगे। और उसके बाद उसमें से जब रेस्पिरेटरी लॉस को हटा दिया जाएगा, जो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो वो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन जाता है। ठीक, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है भैया, अभी हमने बताया ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और माइनस रेस्पिरेशन लॉस ऑफ प्लांट, अभी हमने ऊपर ही आपको बता दिया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, अवेलेबल ऑफ बायोमास फॉर दी कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा भैया अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ के लिए जो बची खुची एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि जब प्लांट पूरा अपना पर्याप्त भोजन ले लेते हैं, अपने लिए काम भर की एनर्जी ले लेते हैं, तो बची एनर्जी हम लोगों में ट्रांसफर कर देते हैं, हेटेरोट्रॉफ में गाय भैंस सब चल जाती हैं उसको, तो उनको मिल जाती है। तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जो बची खुची एनर्जी होती है। ठीक, और हर्बिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स उसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इज कॉल्ड। कंज्यूमर्स के द्वारा जो है रेट ऑफ, एक सेकंड, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भैया, तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और प्लांट को खा के जो है एनिमल के द्वारा जो एनर्जी जो मिलती है, कंज्यूमर के द्वारा जो मिलती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। गला सूख रहा है भाई, पंखा भी बंद किया हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एकदम। अभी पंखा चला देता हूँ, जैसे अभी बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर में बाद में देखने को मिला
कि फ़ैन चल रहा है तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि भाई माइक तो है नहीं मेरे पास कि फ़िल्टर लगा है एयर फ़िल्टर कर लेगा। यहाँ तक कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरी भी सांसें इसमें गूंजती होंगी, बहुत तेज़ तेज़ लग रहा होगा, मैं हाँफ रहा हूँ एकदम। तो थोड़ी सी परेशानी है, झेल लेते हैं, क्या ही करना है। बाकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है, प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड करती है, इनहेबिटिंग ये पर्टिकुलर एरिया। इसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे भी डिपेंड करती है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर भी डिपेंड करती है, हर चीज़ पे डिपेंड करती है भाई। ये ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा करेक्ट। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली, तो एनुअल जो होता है भैया वो 170 × 10⁻³ मिलियन टन्स। यहाँ पे आपको दिया गया है किताब में, क्या दिया गया है, बिलियन टन्स दिया गया होगा, इसलिए यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एनसीईआरटी हमारी क्या लिखती है, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट। वेट नहीं, उसको सुखा के, अगर किसी कोई पत्ती है तो उसे सुखा के तौला जाए तो उसका ड्राई वेट माना जाएगा, और किसी हरी पत्ती को तौला जाए तो वो वेट हो जाएगा, एकदम ग्रीन है वो वजन होगा। तो ड्राई वेट जो है 170 बिलियन टन है। अगर मिलियन के टर्म्स में दे देगा तो क्या हो जाएगा आपका 170 × 10⁻³ मिलियन टन्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशिन, तो ओशिन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 55 बिलियन टन्स होती है, उसी को मिलियन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 55 × 10⁻³ मिलियन टन्स। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हिच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फार्मर फ्रेंड, तो फार्मर फ्रेंड भैया केचुआ अर्थवर्म को कहा जाता है, अर्थवर्म बीइंग रिफर्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू, तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, वाटर ठीक है, न्यूट्रिएंट, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, डिकम्पोजर ब्रेकडाउन ऑफ complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water, nutrients and the process called decomposition. Detritus consist of dead matter. Dead matter जो होता है वो detritus होते हैं। detritus होते हैं तो ये किससे बने होते हैं, dead plant से, dead animal remains, animal fecal matter, all of these, तो इसका all of these हो जाएगा। dead plant remains such as leaves, bark, flower, dead remains are animal including fecal matter constitute the detritus। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डिकम्पोजिशन में क्या क्या नहीं आता है भैया, तो डिकम्पोजिशन के 4 पार्ट होते हैं, FL, अरे भाई LCHM, ये होता है 3-4 पार्ट जो होते हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा पहला लीचिंग होता है भैया, ये भी होता है। इसके साथ साथ आपका क्या होता है, लीचिंग पाया जाता है, कैटाबॉलिज्म पाया जाता है, ह्यूमिफिकेशन पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक, तो ये गलत है, 4th ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डेट्राइटस इज ब्रेकडाउन बाय डेट्राइटस इज ब्रेकन डाउन बाय, डेट्राइटस का ब्रेकडाउन कौन करते हैं, तो ये भैया करते हैं इनको डेट्रीओर्स। ठीक, डेट्राइटस का ब्रेकडाउन डेट्रीओर्स करते हैं, डेट्राइटस का ब्रेकडाउन डेट्रीओर्स करते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म व्हाट हैपेंस, कैटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है भाई, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर गोन डाउन इन सॉयल हॉरिजन गेट प्रेसिपिटेटेड, नहीं ये गलत है, इसे नहीं कहते हैं। दूसरा क्या है, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक, ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन ऑफ डेट्रीओर्स, तो डेट्रीओर्स कैसे कैसे काम करते हैं, अभी हमने आपको क्या बताया, FLCHM हमने बताया ना, FLCHM ऐसे आप याद रखेंगे, वो मैंने वैसे ट्रिक नहीं लिखी है, वो लिखने का कुछ रीज़न है, FLCHM। ठीक, FLCHM
तो पहला आपका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हो जाएगा लीचिंग, तीसरा हो जाएगा कैटाबॉलिज्म, चौथा हो जाएगा ह्यूमिफिकेशन, लास्ट हो जाएगा मिनरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा करेक्ट इसमें। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, SLCHM। और इसके बाद बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो अभी पहली स्टेटमेंट लिखी हुई थी, जो प्रेसिपिटेट हो जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसे हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे आप ये भी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ऊपर वाले। और इसके बाद ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस भैया डार्क कलर होता है, ठीक है, वाइट इन कलर नहीं, एमॉर्फस ऑफ सब्सटेंस होता है, ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोथ 1 एंड 3। ठीक, डार्क कलर का होता है, इसके साथ साथ एमॉर्फस सब्सटेंस होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा है टू एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस इज कॉल्ड ह्यूमस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है भैया? ह्यूमस जो होता है हाईली रेजिस्टेंस माइक्रोबियल एक्शन, ये भी एकदम सही दिया गया है। दूसरा अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट पे जाता है। ठीक, तीसरा क्या दिया है? बीइंग कोलाइडल नेचर सर्व एज न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की लाइन भी दी हुई है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि ह्यूमस दैट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट बीइंग कोलाइडल इन नेचर इन इट सर्व एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? इफ डेटाइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। भैया जब लिग्निन और काइटिन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो ये स्लो रेट से होगा। इसका रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा जब उसका डिपोजिशन हो जाएगा। एनसीईआरटी कहती है कि इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉरी खुल जा भाई। हाँ, तो एनसीईआरटी कहती है कि इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेटाइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विकर। ठीक, if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar। ठीक, decomposition of detritus will fast if it is rich in lignin and chitin। नहीं, ये एकदम गलत दिया है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है इसमें? रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, यही सही है, अभी हमने आपको बताया जस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है स्टेट द करेक्ट सेंटेंस। मतलब इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, मतलब 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन सही है ये बताना है आपको। तो एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, बीच में कर लेता हूँ, नहीं कहीं क्रॉप हो जाएगा भाई वीडियो एडिट करते समय, तो बेकार हो जाएगा। वार्म इन्वायरमेंट इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन। नहीं, वार्म थोड़ी कोई, ये वार्म कहीं एनसीईआरटी लिखती ही नहीं है, तो ये भी गलत लग रहा है मुझे। बाकी मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, नहीं ऐसा कुछ तो एनसीईआरटी ने नहीं बोला है। लो टेम्परेचर इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, नहीं। एरोबायोसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑर्गेनिक मटेरियल्स, नहीं भैया इसमें से कोई ऑप्शन मुझे नहीं सही लग रहा, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, वार्म इन्वायरमेंट फेवर डीकम्पोजिशन एंड एनाएरोबाइसिस इनहिबिट डीकम्पोजिशन रिजल्टिंग बिल्ड अप ऑर्गेनिक मटेरियल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है वार्म इन्वायरमेंट इनहिबिट डीकम्पोजिशन, नहीं, ये फेवर करता है। और मोस्ट इन्वायरमेंट जो होता है ये फेवर नहीं करता है, ये इनहिबिट कर देगा फिर वो। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑफ द इंसिडेंट सोलर लाइट रेडिएशन व्हाट परसेंटेज इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो पार के बारे में बात कर रहा है, PA या अरे यार भाई, ये पार के बारे में बात कर रहा है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक, पार के बारे में बात कर रहा है। तो पार कितना होता है भाई, लगभग वही 50 लेस देन 50%, मोर देन 50% जो भी है। तो इसका 50% आपका आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। लगभग 50% से कम ही यूज करते हैं वो लोग, ठीक। तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, कर्व। तो भैया ना बाई होगा, ना यूनी होगा, ना मल्टी होगा, ये होगा कर्व्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है। तो आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्बीवोरस प्लांट पाए जाते हैं, हर्बेसियस प्लांट पाए जाते हैं, वुडी प्लांट पाए जाते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन ये पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, इसे थोड़ी होते हैं, ये पानी के अंदर होते हैं। ऑल द प्रोड्यूसर आर टेरेस्ट्रियल प्लांट, नहीं, ये गलत है, सभी प्रोड्यूसर टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं हो सकते। तो इसमें से दो आपका सही है। इसमें से अच्छा पूछा क्या है भाई, हाँ ठीक है, पहला दूसरा सही है, मतलब तीसरा ये फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्रोड्यूसर नहीं, बाकी सब हैं इसमें से दोनों। तो कंज्यूमर्स आर मेनली, कंज्यूमर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेटेरोट्रॉफ होते हैं या दोनों होते हैं। भैया कंज्यूमर दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, ये कन्फ्यूजन ना रखना। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो तो प्रोड्यूसर होते हैं, वो तो खुद फोटोसिंथेसिस करके वो खुद दूसरे को एनर्जी देते हैं, वो थोड़ी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और जो कंज्यूम करने वाला होता है वो मेनली हेटेरोट्रॉफ ही होता है, जो उसके द्वारा बनाए गए भोजन को वो दूसरा ग्रहण करता है, ठीक। तो हमेशा ज़्यादातर ध्यान रखेंगे कंज्यूमर जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ ही होते हैं। हर्बीवोर्स कम इन दी कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आते हैं भैया, ये प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर्स। जैसे जो गाय है चारा खाती है, गाय घास चरती है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सबसे पहले यही खाते हैं। जैसे बकरी घास चर रही है तो बकरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर, और बकरी को काट के हम लोगों ने खा लिया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे दिया गया है ये प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स, ठीक। प्राइमरी कार्निवोर्स आर, प्राइमरी कार्निवोर्स कौन होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स भैया सेकेंडरी कंज्यूमर को कहते हैं। हम लोग बकरी को खा जाते हैं और हम लोग को शेर खा जाता है, तो हम लोग कौन से हो गए, तो हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर हुए। और अगर देखा जाए तो कार्निवोर के चक्कर में प्राइमरी कार्निवोर हो गए, ठीक। तो ऐसे आप याद रखेंगे, दी कंज्यूमर दैट फीड दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स आर मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है डेट्राइटस फूड चेन DFC, सॉरी पेन चेंज करना भूल जाता हूँ, DFC के बारे में बात कर रहा है। तो भैया DFC और GFC दोनों आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DFC जो होता है धरती पे होता है भैया, GFC जो होता है ये जल में होता है, ठीक, जल में होता है। कहाँ होता है, जल में, पानी में होता है। और ये जो होता है DFC जो होता है ये धरती पर पाया जाता है। तो DFC फूड चेन कहाँ मिलता है, मतलब डेट्राइटस फूड चेन कहाँ होता है, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर हमारे धरती पे ही तो पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा सेकंड,
डीकम्पोजर कौन होते हैं? डीकम्पोजर भैया हेटेरोट्रॉप होते हैं, सैप्रोट्रॉप होते हैं, बोथ 1 और 2 दोनों को एक ही कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, स्टेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस के बारे में बताना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा चलिए, तो करेक्ट सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है कि इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है। तो भैया डीकम्पोजर मीट दियर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। नहीं, गलत। अरे सॉरी, मतलब ये सही है स्टेटमेंट, वो गलत पूछा है। तो स्टेटमेंट तो ये सही ही है, इसको थोड़ी हम बताएंगे, ये तो गलत पूछा है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसको हम नहीं कर सकते। डीकम्पोजर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है भैया। डेट्राइटस फूड चेन इज नेवर कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन। गलत गलत गलत, एकदम गलत आंसर है ये। कनेक्टिंग होती है भैया, होती है। चौथा है भाई, एक दूसरे का कनेक्शन होता है। अब जहाँ मेल फीमेल है, ज़रूर थोड़ा सा तालमेल उनका रहेगा, मेल फीमेल का तालमेल तो रहेगा। तो जहाँ डीएफसी जीएफसी दोनों रहेंगे तो भाई थोड़ा सा तो कनेक्शन रहेगा ना उनका, अकेले कैसे रह सकते हैं दोनों। तो उसी तरह से आ जाता है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डेट्राइटस फूड चेन आर प्रे टू ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल्स। सही, एकदम सही। देखो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि डेट्राइटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स। कुछ लेवल पे जो है वो कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका दिया गया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ए मच लार्जर बोला है भैया, स्मॉलर नहीं बोला है, मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। तो ये किसके द्वारा होता है? तो वो डेट्राइटस फूड चेन के होता है भाई। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने बताया ना कि धरती पे डीएफसी पाया जाता है, तो ये डेट्राइटस फूड चेन के द्वारा होता है। और जीएफसी जो होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन जल में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है एज अगेंस्ट दिस इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन देन थ्रू द जीएफसी। फूड वेव क्या होता है भैया? तो फूड वेव जो है, फूड वेव नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन होता है। डायरेक्ट आंसर इसका आप कर सकते हैं, नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक्स फूड वेव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। आज पीडीएफ जूम करने पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा पूरा प्रॉपर, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या हुई कम तो पीडीएफ के टेक्स्ट की साइज हो गई बड़ी। टॉपिक लेवल इन फूड चेन इज बेस्ड ऑन। टॉपिक लेवल में फूड चेन किस पे बेस्ड होता है भैया? तो द जोग्राफिकल लोकेशन एंड ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। गलत। द सोर्स ऑफ फूड न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म। सही। लोकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सी। गलत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है कि सोर्स ऑफ फूड और न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है टॉपिक लेवल। ठीक, बहुत तेज गला सूख रहा भाई, पानी पीना पड़ेगा। एक सेकंड, एक क्वेश्चन और करा दूँ तब पानी पीऊँ। प्रोड्यूसर क्या होते हैं भैया? प्रोड्यूसर तो आपके फर्स्ट टॉपिक लेवल पे आ जाएंगे, तो ए का हो जाएगा आपका सेकंड। कार्निवोर्स कहाँ आ जाएंगे? उससे पहले हर्बीवोर्स हम देख रहे हैं। हर्बीवोर्स जो हैं सेकंड टॉपिक लेवल पे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे बेबी, एक सेकंड। कार्निवोर्स जो हैं वो आपके कहाँ आ जाएंगे? कार्निवोर्स जो हैं वो आपकी आ जाएंगे थर्ड टॉपिक लेवल पर। ठीक है, हाँ तो यही तो मैं मिला रहा था, ये सही है। हर्बीवोर्स जो हैं आपके वो सेकंड टॉपिक लेवल पर आ जाएंगे। मैं ही कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा मैं गलत कर रहा हूँ। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद दियर एप्रोप्रिएट टॉपिक लेवल इन नेचर। तो भैया जू प्लैंक्टॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सेकेंड टॉपिक लेवल पर। सबसे पहले आप
फर्स्ट टॉपिक लेवल से शुरू करो ना, काहे सेकंड पे जा रहे हो। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे कौन आता है आपका, फर्स्ट टॉपिक लेवल यहाँ पे यहाँ दिया है फर्स्ट टॉपिक लेवल। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल से कौन मैच करता है आपका, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल से हमारा मैच कर जाता है बी, ग्रास। मतलब ग्रास जो है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल से रिलेट करता है। इसके बाद घास के बाद जो आ जाता है आपका सेकंड टॉपिक लेवल पे जो आता है वो होता है जू प्लैंक्टॉन्स। अरे भाई, जू प्लैंक्टॉन्स आ जाएगा सेकेंड टॉपिक लेवल पे। उसके बाद फिशेस जो हैं वो आ जाएंगे थर्ड टॉपिक लेवल पे, और लायन जो है वो आ जाएगा फोर्थ टॉपिक लेवल पे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट। स्टेट दी करेक्ट सेंटेंसेस, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस एट द सक्सेसिव टॉपिक लेवल। नहीं भैया, एनर्जी घटती जाती है जैसे जैसे, भैया मान लो 10 लोग लाइन से खड़े हो और कह दिया जाए कि मैं पैसा नहीं, खाने वाली चीज़ें दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक बिस्किट पकड़ाया, ठीक है, एक पैकेट बिस्किट दिया, और लाइन से 10 लोग खड़े हैं, 4 लोग 5 लोग खड़े हैं। मान लीजिए मैंने कहा सब लोग खाते जाओ, इसमें से तुम खाओ, फिर उसको दो, फिर उसको दो, फिर उसको दो। तो पहले तुम अपना पेट भरोगे, उसमें से बचेगा, फिर पीछे वाले को दोगे, फिर पीछे वाला जो आपके है वो अपना पेट भरने का कोशिश करेगा, फिर जब उसका भर जाएगा तो बचा खुचा जो होगा अपने पीछे वाले को दे देगा, फिर वो खाएगा, फिर उसमें से जो बचेगा, तो हालांकि एक पैकेट बिस्किट तो आपके पहले पास में ही ख़त्म हो जाएगा, पहले वाले से आगे जा ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ, कहने का मतलब ये है बिस्किट ही नहीं कुछ भी हो सकता है। तो पहले लोग अपना पेट भरेंगे, फिर दूसरे को देंगे ना जो खुद से बच रहा है। कि आप पहले दान कराओगे, लो मेरा घर परिवार सब कुछ, मतलब घर खेती बाड़ी बंगला गाड़ी सब ले जाओ, मैं दान कर रहा हूँ, अपना नहीं रखोगे। पहले आप अपना ज़रूरत जो है वो पूरा करोगे, उसके बाद जो आपसे बचेगा आप दान करोगे। तो वही चीज़ है। तो इसमें जो होता है कि एनर्जी लेवल जो है भैया इंक्रीज नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब जितना पहले मिला था वो थोड़ी रह गया, वो डिक्रीज होती जाती है। ये गलत है आपका। इसके बाद आ जाता है व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डेट्राइटस। ठीक है, डेट्राइटस या डेड बायोमास कहा जाता है जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है। डेड बायोमास सर्व एज एनर्जी सोर्स ऑफ कंज्यूमर। नहीं, गलत। और ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल डिपेंड अपॉन एट हायर टॉपिक लेवल एनर्जी डिमांड्स। नहीं, गलत। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन सही। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया एनसीईआरटी में कि ये डिक्रीज होती है एट सक्सेसिव टॉपिक लेवल। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक लेवल में वो घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ये ऊपर वाली लाइन भी देख लेते हैं। डेड बायोमास सर्वेज कैसे सर्व करता है भाई क्या हो रहा है मेरे साथ आज, मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है, तो टूटा हुआ फ़ोन है भाई। डेड बायोमास सर्व एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स। ये डेड बायोमास जो होते हैं वो एनर्जी सोर्स होते हैं डिकम्पोजर के लिए। ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट लोअर टॉपिक लेवल फॉर दियर एनर्जी डिमांड। वो हायर टॉपिक लेवल वाले जो होते हैं वो लोअर टॉपिक लेवल पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। ठीक, इसके बाद आ जाता है स्टैंडिंग क्रॉप मीन्स क्या होता है। स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है वो होता है क्रॉप विद वर्टिकल प्लांट्स एक्सक्लूडिंग ग्राउंड रनर प्लांट। नहीं, गलत, ये कुछ थोड़ी होता है। द क्रॉप दैट इज गोइंग टू बी ग्रोन इन नेक्स्ट सीजन। गलत। मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ये इसे कहते हैं हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप्स। मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ये पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर समय में जो लिविंग मटेरियल का मास होता है उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। एनसीईआरटी माता हमारी कहती हैं कि ईच टॉपिक लेवल है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। मेजरमेंट ऑफ बायोमास, बायोमास का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजरमेंट ऑफ बायोमास जो होता है वो ड्राई वेट मोर एक्यूरेट होता है। ठीक, अगर आप सुखा के मापेंगे तो उसका
एक्यूरेसी जो होगा मैक्सिमम चांस है ट्रू होने का, 100% चांस मिलेगा। और जब आप वेट में नाप लेंगे, गीला चीज़ नाप लेंगे, वही मैंने अभी बताया, आप गीली पत्ती को तौलिए और सूखी पत्ती को तौलिए तो उसमें फ़र्क दिखेगा, इसीलिए ड्राई वेट लिया जाता है हमेशा, ठीक। तो 54 नंबर क्वेश्चन करने से पहले भाई मैं पीऊँगा पानी, जस्ट वेट 30 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन ए फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ ईगल, बर्ड, कैटरपिलर, प्लांट, सन, द एनर्जी फ्लो विल बी फ्लो। तो इसमें से जो एनर्जी का फ्लो है वो किधर से किधर की तरफ होगा, इसको सीक्वेंस में आपको बैठाना है। तो सबसे पहले भैया पकड़ना है सूरज को पकड़ना है, ठीक। सूरज को पकड़ नहीं पाओगे, बहुत जलता है भैया, भस्म हो जाओगे। तो सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो सन से आती है। अब सन से कौन लेते हैं भैया, तो सन से लेते हैं फिर प्लांट। तो दूसरा हम किसको पकड़ेंगे, तो सन सब में है, ये देखिए। दूसरा प्लांट भी सब में है, ठीक। अब तीसरा हमें पकड़ना है। तीसरे पे क्या आता है, प्लांट से कौन खाते हैं, प्लांट को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं भैया, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो चरते हैं, तो कैटरपिलर हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा कैटरपिलर, मिल गया ऑप्शन। और किसी में कैटरपिलर, अच्छा चौथे में भी दिया है, ठीक है। तो कैटरपिलर हो गए ये, 1 सेकेंड। तो कैटरपिलर भी मिल गया। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है। अब इनको कैटरपिलर को कौन खाएगा, तो कैटरपिलर को बर्ड खाएगा या ईगल खाएगी, कैटरपिलर को खाएगी बर्ड और बर्ड को कौन खाएगा, ईगल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाता है एकदम से करेक्ट, ठीक। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 55 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, यस। पिरामिड ऑफ एनर्जी, यस। पिरामिड ऑफ नंबर, यस। ऑल ऑफ दी, ये सभी तो पिरामिड होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द बेस रिप्रेजेंट, भैया बेस क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर, तब आते हैं, ठीक। ऐसे होता है पिरामिड। पिरामिड तो पता है ना भाई, शेप वेप इसमें मेरे में दिया नहीं है, बहुत अच्छा सा वो नहीं है मेरे पास, हाथ से ड्रा कर दे रहा हूँ। ये इस बेस की बात कर रहा है, जो ये वाला है, ठीक, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाते हैं प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ प्रोड्यूसर हो गए, फिर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, हम लोगों ने सारी चीज़ें इधर कवर कर ली, 56 क्वेश्चन हो गए। तो अब चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस वगैरह होगा तो ये आप चेक करते रहेंगे। तो डीकम्पोजर्स लाइक फंजाई, और फंजाई क्या होते हैं भैया, तो फंजाई होते हैं ऑटोट्रॉपिक नहीं, और हेट्रोट्रॉपिक, यस। फंजाई क्या होते हैं, फंजाई फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं करते हैं, तो फंजाई आपके हो जाएंगे हेट्रोट्रॉपिक।
हेट्रोट्रॉपिक एंड क्या हो जाएंगे, सेप्रोट्रॉपिक। तो 2 एंड 3 हो जाना चाहिए आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया इसमें से सही। एक सेकंड रुकना ज़रा, भाई पसीने पोंछ लूँ, टपक रहे हैं। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर का। तो इसमें क्या हो गया था आपका, ऑटोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप नहीं होगा और ना ही ये कीमो ऑटोट्रॉप होगा, ये हेट्रोट्रॉप एंड सेप्रोट्रॉप। तो बॉट 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पलर का हमारा है दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ मिनरलाइजेशन की बात कर रहा है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। तो ये भैया किस चीज़ की रिलीजिंग में हेल्प करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस। यस ट्रू, बहुत ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस नहीं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका करेक्ट। तो तीसरा हमारा हो जाता है, ये क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूँ। तो प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। तो ये हो जाएगा आपका किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो इसका ये क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। इसके साथ साथ हमारा दूसरा आ जाता है, अभी हाँ हमने बताया था पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। तो ये होता है आपका सही। ठीक, तो एक दूसरा आपका सही है। और इसके बाद ग्राम इनवर्स नहीं बताया था, ये भी गलत है। और इसके साथ साथ चौथा, हाँ ये बताया था हमने किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये हो जाएगा। तो आपका सही क्या क्या हो जाएगा इसमें से सही आपका है दूसरा एंड चौथा। ठीक, दूसरा एंड चौथा मतलब ये दोनों सही हैं और उधर वाले गलत हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन व्हिच इकोसिस्टम। इन्वर्टेड कहाँ पाया जाता है भैया, तो आप ऐसे, आपको बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ, ये ट्रिक कोई देगा नहीं, मेरा बनाया हुआ है। तो SBI, ठीक, यस से सी मान लो, पॉन्ड मान लो, जहाँ पानी वाला जगह हो उसी को मान लो। एस से सी, बी से बायोमास, आई से इन्वर्टेड, मतलब सी में बायोमास का पिरामिड जो है इन्वर्टेड होगा। अब सी ही नहीं, अगर पानी में पॉन्ड की बात कर दिया तो भी इन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देना है क्या, सी में बायोमास का जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो कहाँ होगा इन्वर्टेड भैया, तो मरीन, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, मरीन मतलब वही समुद्र में। तो इसके बाद हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोड्यूसर। तो इसमें से प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है, स्पाइरोगाइरा यस होता है, वॉलबॉक्स होता है, नॉस्टॉक होता है, अगेरिकस इसमें से प्रोड्यूसर नहीं होता है भैया। और इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन होता है भैया, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है भैया, पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन्वर्टेड हो या हमेशा अपराइट हो, ये जो है ये या तो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, दोनों हो सकता है, ये जगह पे डिपेंड करता है कि कहाँ के बात कर रहा है। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो भैया कितनी एनर्जी गिरती है, तो हमने बताया था जो पार रेडिएशन है वो 50% लेस देन 50% एनर्जी का वो होता है। ठीक, तो उसमें से जो प्लांट यूज करते हैं वो 2 से 10% फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक, ये है। और इसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहता है कि एमंग द फॉलोइंग व्हेयर डू यू थिंक
process of decomposition would be the फास्टेस्ट, मतलब कहाँ पे ज़्यादा फास्टेस्ट होगा डिकम्पोजिशन। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाँ यहाँ पे ज़्यादा होगा। एंटार्क्टिका में नहीं, ड्राई एरिड रीजन में नहीं, अल्पाइन रीजन में नहीं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये फास्ट होता है। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हार्बिवोर्स, इसका परसेंटेज डाटा आप याद रखेंगे भैया 90%, 90%, ठीक। 90% चीज़ें जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूज की जाती हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंज दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर इज कॉल्ड, तो ये इसका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ये चीज़ याद रखेंगे, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। द ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन चेंज दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, रैंडम नहीं होता है, वेरी क्विक नहीं होता, या नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट, ये भी गलत है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन ये स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, और इसके बाद आपका दिया है तीसरा डिसऑर्डर, या फिर चौथा कांस्टेंट चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भैया बी होता है, क्लाइमैक्स जो होता है इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होता है वो इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। इसके बाद इसी में देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल व्हिच वन डज नॉट हैव लॉसेस ड्यू टू रेस्पिरेशन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑल ऑफ दीज, तो किसका लॉस नहीं होता है, तो भैया ऑल ऑफ दीज, इन सभी का लॉस नहीं होता है, ठीक। तो which of the following, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि हुई द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, फाइटोप्लैंक्टन, सेजेस, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स एंड ग्रास एंड ट्री, तो नहीं ये भी गलत दिया है। तो सबसे पहले इसमें से आपका आएगा क्या, सबसे पहले आएगा फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये ऑप्शन आपका पहले हो गया गलत, ठीक। तो ये वाला पहले गलत हो गया। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन के बाद आएगा आपका आना चाहिए रूटेड है, रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स किस में दिया है ना, फर्स्ट में है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद यहाँ फ्री फ्लोटिंग पहले नहीं आएगा, और फ्री फ्लोटिंग इसमें भी नहीं आएगा, तो ये सब गलत हो गए। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन के बाद रूटेड सबमर्ज्ड, फिर हाइड्रोफाइट, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फिर इसके बाद आएगा आपका ये स्वैम्प आएगा, फिर सेजेस आएगा, मेडो आएगा एंड ट्री आएगा, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन सही है डी। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 15 नंबर है भैया द रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियो केमिकल साइकिल कैन एग्जिस्ट इन, तो यह एटमॉस्फेयर में होता है, सीधी सी बात है भैया, और कहाँ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 16, if the carbon fixed by the producer already have passed through 3 species, the topic level of the last species would be, तो लास्ट स्पीसीज का टॉपिक लेवल क्या होगा भैया, तो ये हो जाएगा टर्सरी कंज्यूमर की बात कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, 17 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड इन एरिया वेयर evaporation exceeded precipitation and mean annual rainfall is below 100 mm, तो भैया इसका हो जाएगा कौन से इकोसिस्टम में एक्सपेक्टेड है, ग्रासलैंड में नहीं, श्रबी फॉरेस्ट नहीं, डिजर्ट में होता है ये चीज़, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि डिजर्ट में होता है। जोन एट द इज ऑफ ये लेक ओसिन विच अल्टरनेटिवली, अभी देखो ये आउट ऑफ थोड़ा आपका सिलेबस हो गया, कहिए तो आप कर लीजिएगा इसको, ये नहीं कराएंगे हम, कटी हुई से इससे आएगा नहीं क्वेश्चन, ये भी आउट ऑफ है।
ये क्वेश्चन हम लोग इसे कर लेते हैं, भले कट गया होगा लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड बाय ये नेचुरल इकोसिस्टम। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, दोनों सही है। पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो भैया ऑल ऑफ दी एबव इसका हो जाएगा। इसके बाद जो ये दो क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है ये, जैसे पूछा है इडेफिक फैक्टर रेफर्स टू, तो ये किससे रिलेटेड है? इडेफिक फैक्टर जो होता है भैया वो एल्टीट्यूड से, वो एल्टीट्यूड सिकनेस जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें ये दी गई है। सॉरी यार मैं क्या बता रहा हूँ भाई। 19 नंबर का जो ये इडेपिक फैक्टर जो दिया गया है ये सॉइल से रिलेटेड है, ठीक, ये सॉइल से रिलेटेड दिया गया है। माफ़ कर दे देवा, गलती हो गई। 18 नंबर भी देख लेते हैं, जब कर ही लिए सब तो एक क्यों छोड़ें। द जोन एट द ईस्ट ऑफ ए लेक और ओशियन व्हिच इज अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? तो भैया उसको कहा जाता है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन जो एज पे पाया जाता है, समुद्र के एज पे पाया जाता है, उसे लिटोरल जोन कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये ऊपर वाला भी 17 नंबर जो है इसका आंसर हम बता दिए थे शायद, हाँ डिजर्ट होता है ना, इसका मैंने बताया था। तो सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हमने इसमें से कर लिया है और इसमें से 50-60 क्वेश्चन हो गए हैं, तो लगभग हमने 80 क्वेश्चन के आसपास कर लिया है। आज थोड़ी क्वेश्चन की संख्या कम रही क्योंकि चैप्टर आपका हो चुका है छोटा भाई। अब क्या फालतू में एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग लैंग्वेज में बना के लाऊं तो भी नहीं अच्छा है, क्योंकि आपको रिवीजन कराना है। अब उतना समय तो है नहीं कि ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, बस इतना करना है कि आपको इसके बहाने रिवीजन हो जाए, एक एक लाइन रिवाइज हो जाए आपकी, कुछ छूटने ना पाए, आपको बाद में ये ना रिग्रेट हो कि मैंने ये चीज़ छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था, काश एक बार पढ़ा होता तो चीज़ें याद आ जाती। एग्ज़ाम के बाद ऐसा होता है, लगता है वहाँ जाने के बाद काश एक बार देख के आया होता तो ये क्वेश्चन मैं कर लेता। तो वो सब रिग्रेट वाली फीलिंग ना रहे, आप अपने मन को संतुष्ट रखिए कि हाँ हम सब पढ़े हुए हैं, जो पढ़े हैं वही आया है और वही आएगा, तो ठीक। तो इस चीज़ के लिए आप अपने दिमाग पे ये हमेशा बैठा के रखिए कि मैं जो पढ़ता हूँ वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा पेपर सिलेबस से आएगा, रीनी टफ आएगा या इजी आएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा भाई। पेपर सबका सेम रहेगा, लेवल सबका सेम होगा। वही कहते हैं ना, वो पहली वाली जो एक बीच में वायरल हुई थी, लेवल सबका निकलेगा, तो भाई लेवल सबका निकलेगा, तो लेवल सबका सेम होता है। बाकी जैसा भी है, कोई एक लोग के लिए थोड़ी टफ पेपर आएगा तो सबके लिए आएगा। बाकी जो पढ़ा है वो तो कर ही ले जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, अभी 20-25 दिन का समय है, आप अच्छे से रेडी हो सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने 1 घंटे के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उनको भी थोड़ा पढ़ाई में मदद करिएगा। बाकी उससे थोड़ी मेरी भी मदद हो ही जाएगी भाई। बहुत तेज़ मैं एकदम पसीने से भीग गया हूँ, अब मैं पंखा चलाऊँगा, आराम से बैठूँगा उसके बाद। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने इतने देर तक मुझे समय दिया, 1 घंटा आपने मुझे सुना देखा, तो इसके लिए थैंक यू, आपका दिल से आभारी हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।